तो कैसे हैं दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े। लाइट से स्टार्ट हुआ है और हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट्स के बारे में क्या पढ़ना है चैप्टर्स में, कौन कौन से लेसन्स हैं हम लोग देखे पिछले क्लास में। लाइट क्या होता है, इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, मेनली बताए थे आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है। जैसा कि दो लेसन है ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो आपको दो चीज़ यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि रिफ्लेक्शन हम लोग दो सतह से पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे और दूसरा में कर्व सरफेस से पढ़ेंगे। प्लेन सरफेस यानी प्लेन मिरर और कर्व सरफेस यानी कि वहां पर कनकेव और क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर। तो दो ही सतह से रिफ्लेक्शन पढ़ना है और दो ही सतह से रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम प्लेन सरफेस से, और कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस बाद में देखेंगे। पहले हम लोग और कल बताए थे कि ऑप्टिक्स यानी रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक डिफिनीशन जानना जरूरी है, जो कि पिछले क्लास में कराया गया था। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज का आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे इस चैप्टर में, तो आपके माइंड में समझ बना होना चाहिए। तो आज रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस बोलिए या प्लेन मिरर बोलिए, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसा कि हम मेंशन भी करवाए हैं कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम ए मीडियम, अगर लाइट से किसी एक माध्यम से इंसिडेंट होता है ऑन ए प्लेन सरफेस, किसी सतह पर, एंड रिटर्न्स इनटू सेम मीडियम। यहाँ एक ही पॉइंट्स ख्याल रखना है कि अगर लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद सरफेस से टकरा करके उसी माध्यम में, जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से समझिए, यदि किसी सतह से लाइट से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में, यहाँ पॉइंट ए नोटिस मेंशन करना है कि जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में लौटना चाहिए, दूसरा मीडियम में नहीं जाना चाहिए। तो इस घटना को, जो एक घटना हुआ प्रकाश लाइट्स का गिरना और उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, जैसा कि यहाँ मेंशन कराया गया है और एक फिगर भी बनाया गया है। ये जो लाइट्स आता है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो लाइट्स उसी माध्यम में टकराने के बाद लौट जाता है इसको हम लोग रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट से ये लौटता है वहां पर एक हम नॉर्मल डालते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम लोग नॉर्मल्स बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड में क्या आता है, रिफ्लेक्शन की जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर एक टर्म्स में आपको दो तीन चीज ध्यान देने वाला है। लाइट्स के पास कुछ गुण्स है, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, जब चल रहा है तो उसके बाद वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी। तो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, माइंड में रखिए कि जो घटना हो रहा है उससे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बदलेगा। जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि रिफ्लेक्शन के घटना से क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंज नहीं होता है लाइट्स के प्रॉपर्टीज में। तो चेंज क्या होता है यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, और चेंज क्या नहीं होता है यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें रिफ्लेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है सिवाय फेज के। सिर्फ फेज चेंज होगा, वो भी कब, जब इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर मीडियम्स में, रेयर का माध्यम, ये जो मीडियम्स है ये दो तरह के होते हैं, एक रेयर और डेंसर है। जो नाम ले रहे हैं कुछ लड़के को ये भी नहीं पता चलता रेयर्स और डेंसर क्या है।
तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि रेयरर्स है क्या। तो रेयर मीडियम जिसमें ऐसा मीडियम जिसमें जो पार्टिकल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, डेंसिटी कम हो, उसको हम रेयर्स मीडियम बोलते हैं। और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बना हुआ है पार्टिकल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। जैसे एयर, तो एयर्स में पार्टिकल्स अलग अलग है, लेकिन वही वाटर देखें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक से, तो इसलिए वो डेंसर मीडियम हो गया। तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो कब चेंज होगा फेज, एक सिर्फ फेज ही होता है, चेंज क्या क्या नहीं होता है, ना ही वेलोसिटी चेंज होता है, ना ही इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ना ही वेवलेंथ चेंज होता है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। क्या बदलेगा, कौन सा प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन के दौरान बदलेगा, कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगा। जहां हम जोड़ दे रहे हैं क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। इस पॉइंट को आपको समझना है, और वहां अगर ध्यान से सुनते हैं तो क्वेश्चंस आसानी से एग्जाम्स में पकड़े जाएंगे। तो क्या बदलने वाला है और क्या नहीं बदलने वाला है, तो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से आपको सिर्फ क्या बदलेगा, रिफ्लेक्शन फिनोमेनन से सिर्फ बदलने वाला है फेज, वो भी कब, जब रेयर से लाइट्स कितने आएगा, डेंसर मीडियम में। क्या नहीं बदलेगा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो उम्मीद कर रहे हैं अभी आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। आप इस पूरा नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्ट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ जानना जरूरी है। अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और यदि रिफ्लेक्शन जिगजैग सरफेस से हो रहा है, यानी प्लेन सरफेस नहीं है, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। रेगुलर, अगर प्लेन सरफेस से हुआ तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और अगर आपका जिगजैग सरफेस से हुआ तो उसको डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो रिफ्लेक्शन हम लोग देखें क्या होता है, रिफ्लेक्शन किस घटना को बोलेंगे। अब रिफ्लेक्शन के नियम को पढ़ना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा गया है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे लाइट से आया और टकराने के बाद जो लाइट से गया, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे लाइट आके इंसिडेंट होता है। ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। प्लेन का मतलब क्या है, अगर XY प्लेन में आया है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी XY प्लेन में रहेगी। इस बात को ध्यान देना है। तो जिस प्लेन में अगर इंसिडेंट रे है, उसी प्लेन में कौन रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे, और कौन रहेगा, नॉर्मल। दूसरा लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। कहने का मतलब यह है, जितना एंगल से लाइट इंसिडेंस हुआ है उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी अगर एंगल 30 डिग्री से लाइट किसी सरफेस पे गिर रहा है नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री ही। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दैट इज कोण I बराबर कोण R। उम्मीद कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा, जो 2 लॉ होते हैं। अब इसी में थोड़ा बहुत हम इसमें नोट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। तो इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। जैसा कि लिखवाया गया है कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको कर्व सरफेस में भी लागू होगा, यानी कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ कोण I बराबर 0, यानी अगर इंसिडेंट एंगल क्या है, 0 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर इंसिडेंट एंगल 0 है, यानी एंगल 0 हो गया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0। यानी लाइट की रे अगर किसी सरफेस पे नॉर्मली आता है तो वो फिर उसी पाथ पर दोबारा लौट जाता है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है कि यदि किसी सरफेस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो
रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ से वो दोबारा क्या हो जाता है, लौट जाता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तीसरा जो जैसा बताया है कि फ्रीक्वेंसी ना ही चेंज होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ना ही वेलोसिटी चेंज होगा और ना ही वेवलेंथ चेंज होगा। सिर्फ टकराने के बाद क्या चेंज होगा, प्रकाश का तीव्रता, जिसको मतलब या तो लाइट्स कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो ये जो इंटेंसिटी सिर्फ चेंज होता है और इंटेंसिटी के चलते एम्पलीट्यूड चेंज होगा। और फेज कब चेंज होगा बताया गया है। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ना ही वेलोसिटी चेंज होता है और ना ही यहाँ पर वेवलेंथ चेंज होता है। सिर्फ चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी, यानी प्रकाश के सिर्फ तीव्रता में कमी आएगी। तो ये जो है नोट्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो एक बहुत ही कंपटीशन में पूछा जाता है सवाल बार बार, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपसे रिफ्लेक्टर रे का इक्वेशन पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, कि अगर इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ है तो रिफ्लेक्टर रे का इक्वेशन क्या होगा। जैसा कि यहाँ दिखा है, इंसिडेंट रे क्या है, PQ है, और रिफ्लेक्टर रे क्या है, QS है। तो हम एक खुद से लाइट रे का इक्वेशन माने हैं AI + BJ - CK। यह है इंसिडेंट, हुआ किस प्लेन में, XY प्लेन में। तो उसके पास क्या क्या है, जरा ध्यान से देखें। PQ को क्या लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल रूल से हम लोग PR वेक्टर ट्रायंगल रूल अगर आप जानते हैं तो याद कीजिए, और नहीं जानते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि रेगुलर एरो वालों को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट एरो वालों को नेगेटिव लेते हैं। तो PR + RQ किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा, यानी वही चीज लिखा गया, PQ = PR + RQ। अब ये जो इक्वेशन दिया गया इसको कंपैरिजन करने पे इतना लग रहा है कि PR है और ये लग रहा है कि RQ है। तो कंपैरिजन करने के बाद ये आपको आता है। उसके बाद तो इक्वेशन क्या होगा रिफ्लेक्टर रे का, यानी QS का। तो QS का उसी तरह से इस वाले में चलेंगे, तो QR+ क्या लिख सकते हैं, RS लिख सकते हैं QS के जगह। तो QS के जगह क्या लिखा गया है, QR + RS वेक्टर ट्रायंगल रूल से। अब QR उल्टा है RQ का, तो माइनस लिख सकते हैं RQ प्लस P। RS किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो ऊपर वाला जो कंपैरिजन के बाद वैल्यू आया था उसको यहाँ पुट करने पर ये सिर्फ C जो हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब रिफ्लेक्टर रे का इक्वेशन क्या आया, AI + BJ + CK। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे का जो भी है इक्वेशन दिया गया है तो रिफ्लेक्टेड रे के कंपोनेंट में जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रश्न को ध्यान से आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको ये प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको मेंशन कीजिए, नोट कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से। यहाँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, और जिस पॉइंट पे हम जोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अगर जहां पे हम जोड़ दे रहे हैं, अगर वहां पे आप भी दिमाग पे जोड़ दे रहे हैं तो ऑलरेडी है क्वेश्चन कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रश्न आ सकते हैं प्लेन सरफेस से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वही बार बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं कि प्लेन सरफेस से किस तरह की इमेज बनते हैं, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज सीधा होता है, काल्पनिक वर्चुअल होता है, रियल होता है, कैसा होता है। तो आपको पहचानने के लिए बताए हैं कि कौन सा रियल इमेज है और कौन सा वर्चुअल इमेज है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखे हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज जो होता है प्लेन मिरर द्वारा कैसा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल क्या है आपको बताया गया था, इमेज रिफ्लेक्शन के बाद आपको अपीयर्स होते नजर आए, मतलब एग्जैक्ट नजर नहीं है, अपीयर्स होते हुए नजर आए, लाइट से डाइवर्ज। जैसा देखिए यहाँ पे अपीयर्स हो रहा है कि लाइट में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है एक पॉइंट से। तो ये जो इमेज है कैसा है,
वर्चुअल इमेज है। तो यही सब लोग पहचानते हैं, इसीलिए बताए थे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रट्टा मार के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं, देख के बताना है कि इमेज कैसा है। तो यहाँ इमेज कैसा है, वर्चुअल है, सीधा बनता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज ही बनता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का ऊंचाई h है तो इमेज का भी हाइट कितना रहेगा, h ही रहेगा। ये पहला पॉइंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसा बनता है। तो प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसा बनेगा, हमेशा काल्पनिक, वर्चुअल, सीधा यानी रेक्ट, और जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। एक और पॉइंट, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतना ही पीछे इमेज दूर बनता है। यानी यदि मिरर से ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर है तो उतना ही पीछे मिरर से इमेज भी बनेगा। तो वही पॉइंट मेंशन कराया गया है दूसरा में कि द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी जितना आगे होता है ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज बनता है। तीसरा पॉइंट लिखाया गया है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जितना भी दूरी हम लोग लेंगे कहाँ से लेंगे, मिरर के पोल से। तो उम्मीद कर रहे हैं 3 पॉइंट्स बहुत आपको क्लियर हो चुके होंगे, और जो भी हम जहां भी जोड़ दे रहे हैं और समझिए कि क्वेश्चंस आया हुआ है और फिर आएगा, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। तो इसको नोट कीजिए और आगे के हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं। स्टार्ट। आगे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि यदि मिरर के ओर कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इमेज भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जा रहा है तो इमेज भी मिरर की ओर जाएगा। क्या ध्यान देना, इस पॉइंट पे छोड़ दीजिए। यदि ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से इमेज भी मिरर की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि इंसिडेंट रे को घुमाया जाए एंगल थीटा से और मिरर को फिक्स रह जाए, मिरर को नहीं घुमाना है, सिर्फ किसको घुमाना है, इंसिडेंट रे को, तो जितना एंगल से घुमाएंगे उतना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जितना एंगल से अगर घुमाते हैं इंसिडेंट रे को, मिरर को क्या रखना है, फिक्स। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, यदि इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं एंगल थीटा से और मिरर को क्या रखते हैं, फिक्स्ड, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो होगा सेम एंगल से मूव करेगा। लेकिन अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। इफ इंसिडेंट रे को फिक्स किया गया है, इंसिडेंट रे को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, यानी हम इंसिडेंट रे को घुमा नहीं रहे हैं, सिर्फ किसको घुमाया जा रहा है, नॉर्मल को। यानी यहां इंसिडेंट रे को फिक्स किया गया है। यहां पर इंसिडेंट रे को फिक्स किया गया है। पीछे क्या किया जा रहा था, ध्यान से शब्दों को सुनिए। पीछे मिरर फिक्स था, इंसिडेंट रे को घुमाया जा रहा था, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल से मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ इंसिडेंट रे को ही फिक्स किया गया है, यानी इंसिडेंट रे को नहीं घुमाया जाएगा। घुमाया किसको जाएगा, मिरर को। अगर मिरर को रोटेट कर रहा है किससे, एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है कितना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, 2 थीटा से, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट किया गया है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट्स ख्याल हो गया होगा। इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, मिरर को घुमाना है, तो मिरर को घुमा दिया थीटा से, तो नॉर्मल पहले यहाँ था, अब नॉर्मल शिफ्ट हो गया क्योंकि सतह जो है मुड़ गया, तो नॉर्मल यहाँ पर फिक्स हो गया कितना एंगल से, थीटा से। तो पहले ये एंगल आई था, इंसिडेंट रे तो वही है, तो पहले यहाँ से यहाँ जो था एंगल वो आई था, तो इतना घट गया, तो ये बच गया आई माइनस थीटा बच गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम एंगल होना चाहिए रिफ्लेक्शन का, तो आई माइनस क्या हो गया, थीटा। तो पुराना वाला हम नॉर्मल से देखेंगे कितना मूव कर गया, तो यहाँ पुराना वाला नॉर्मल से ये वाला एंगल निकालने के लिए थीटा हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो थीटा और घटा दिए, इतना में से इतना एंगल निकालना है तो इतना घटाना पड़ेगा, तो आई माइनस थीटा में से थीटा घट गया आई माइनस 2 थीटा।
तो पहले क्या था आई, अब कितना एंगल घट गया 2 थीटा, तो उसमें कितना बदलाव आया 2 थीटा, यानी कितना एंगल से मूव कर जाएगा 2 थीटा से। तो उम्मीद कर रहे हैं पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आपको, और ये सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, और जहां जोड़ दिया गया है क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। और अगले क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।